हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया एवं वाच्य। क्रिया का मैंने आपको बता दिया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पे क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर 6 भेद मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। आपके इंग्लिश में 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो डन बाय राम, यानी कि राम डू दिस वर्क, तो दिस वर्क डन बाय या डू बाय, जो भी डन बाय राम आप ये लगाते हैं हमेशा। तो बाय जो आ रहा है यानी इसके द्वारा ये काम किया गया, हिंदी में उसका बोलते हैं द्वारा। डन बाय राम आया तो द्वारा यानी उसके द्वारा। तो इसी इसमें भी यही होता है कि 2 वॉइस तो एक्टिव और पैसिव होती है, जिसमें पहली होती है कर्तवाच्य इज इक्वल टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इज इक्वल टू कर्मवाच्य। अब लेकिन इसमें तीसरी वॉइस और होती है भाववाच्य। इसमें न तो कर्ता मेन होता है न कर्म, न तो सब्जेक्ट न ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मेन होता है उसका भाव, यानी वो काम को कर सकता है या नहीं, वही बात उसमें आती है। तो अब हिंदी में हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब होता है बोलने का विषय, यानी कि क्रिया के जिस रूप से, इसकी परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वह क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है, तो वह वाच्य कहलाता है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है तो कर्तवाच्य कहलाएगा। कर्म के अनुसार क्रिया हुई है यानी इसमें प्रधान विषय कर्म है तो वो कर्मवाच्य, और प्रधान विषय न तो कर्म है न कर्ता है और भाव है प्रधान विषय, तो वो भाववाच्य कहलाएगा। डेफिनेशन इसीलिए सिखाई जाती है, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज, लेकिन डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा हमको अभ्यास प्रश्न कैसे करने हैं। तो क्रिया का मुख्य विषय अगर कर्ता है तो कर्तवाच्य, कर्म है तो कर्मवाच्य, भाव है तो भाववाच्य। देखो ये मैंने आपको एक तालिका बना के ये बताया है। देखो वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब इस डायग्राम में मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार कर्तवाच्य को पहचानेंगे, किस प्रकार कर्मवाच्य को पहचानेंगे, किस प्रकार भाववाच्य को पहचानेंगे। कर्तवाच्य, कर्त जो बना है वो बना है शब्द कर्ता से। कर्ता का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। कर्म यानी ऑब्जेक्ट और भाव यानी मन का भाव। अब देखो कर्तवाच्य जो बना है कर्ता से, इसमें क्या होता है कि इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो वाक्य है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, दोनों होंगे। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी, अकर्मक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य इसका नाम है तो कर्म होगा तभी तो कर्म सकर्मक क्रिया होगी इसमें, तभी तो ये कर्मवाच्य बनेगा। बिना अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो वो कर्मवाच्य बन ही नहीं सकता। भाववाच्य को पहचानने का तरीका है कि इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी, यानी इसमें आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। पहला पहचानने का तरीका ये। अब दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि कर्तवाच्य में आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे, तो कर्ता ने, तो राम ने, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद या तो ने आएगा या कुछ नहीं आएगा। कर्ता बोला है मैंने, सब्जेक्ट सजीव सब्जेक्ट, नॉट निर्जीव। राम उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है? सब्जेक्ट उड़ रहा है ना, पक्षी उड़ रहा है, तो शून्य आएगा। पक्षी उड़ रहा है, ने नहीं आया, पक्षी उड़ रहा है, ये मैं भी समझाऊंगी आपको तब, या शून्य या कुछ नहीं आएगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, कर्ता के बाद के द्वारा लगता है। जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे कर्तवाच्य कर्मवाच्य में, तो राम ने यह कार्य किया, तो राम के द्वारा यह कार्य किया गया, कर्ता के पास के द्वारा आपको जोड़ना है तो अपने आप कर्मवाच्य बन जाएगा। उसके बाद भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, समर्थता और असमर्थता। जैसे राम ने यह कार्य किया, राम के द्वारा यह कार्य किया गया, मुझसे यह नहीं किया जाता, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हर कर्तवाच्य क्रिया भाववाच्य में चेंज नहीं होगी, जिसमें उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो वो बिना ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो हर एक क्रिया चेंज नहीं हो सकती। कर्तवाच्य तभी इसमें चेंज होगा जब ये अकर्मक में हो, यानी इसमें।
ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के बात बता दी, इसको दिमाग में रखना, एक बार इसको देख लो आप ढंग से। कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होती है, कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग होता है, सिंपल। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया ही होती है, उसमें आपकी कैपेसिटी और है या नहीं वो दर्शाया जाता है। तो भाववाच्य होते पहले ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस ही बनते थे इसमें, लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हो, मैं यह कार्य कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझसे यह नहीं पढ़ा जाएगा, मुझसे यह पढ़ा जाएगा, ऐसे वाक्य बनेंगे, से आएगा उसमें। अब बेटा हम वाच्य के जो भेद हैं उनको समझेंगे। पहला मैंने इसको आपके 3 भेद बताया, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला भेद जो है कर्तवाच्य, इसकी डेफिनेशन देखो और परिभाषा देखो। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट, यानी प्रधान विषय कर्ता होगा, तथा क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कैसे देखो, रमेश घर जाता है। अब मैंने इसमें आपको पहचानने का एक तरीका बताया था, या तो ने लगा होगा, कर्ता ने आ रहा है तो कर्तवाच्य है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ तो शून्य है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ये भी मैंने आपको बताया कि शून्य भी हो सकता है। शून्य का मतलब है ये जगह खाली है, कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा है, फिर भी ये कर्तवाच्य है। क्यों? रमेश घर जाता है, जाने की जो क्रिया हो रही है, या सुरेश पाठ पढ़ेगा, जो पढ़ने की क्रिया हो रही है, ये दोनों सकर्मक क्रिया है। ठीक है, रमेश घर जाता है, सुरेश पाठ पढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि जो कर्तवाच्य है वो सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है। लेकिन अब इसको समझो, रमेश घर जाता है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो। अब इसमें मुख्य विषय कर्ता कैसे है, देखो, जाता है क्रिया है, अब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। क्यों? घर जाने का जो काम कर रहा है वो मेनली कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो जो जाने की जो क्रिया है उसका मुख्य काम करने वाला कौन हो गया? रमेश। इसमें कर्म गौण हो गया, ये मामूली हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जानने का काम रमेश ने किया। तो क्रिया का मुख्य विषय पहली बात रमेश बन गया। दूसरी बात ये देखो, जो कर्ता के लिंग वचन है, क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। क्रिया, ये क्रिया है, रमेश घर जाती है लिखा है नहीं, ये इसके कर्ता के लिंग वचन जो क्रिया है इसके अनुसार होगी। अगर यहाँ होता सीता घर जाता है, क्या ये सही है? जबकि घर तो पुल्लिंग है ना। हमको ये क्यों है? क्योंकि जो क्रिया की जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार। यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये क्या आएगा? जाती है। तो आप ये पहचान जाओगे, सीता घर जाती है, ये लिंग वचन कर्ता के अनुसार है तो ये कर्तवाच्य है। और दूसरी बात, इसका मेन काम जो है वो सीता कर रही है, सीता घर जा रही है तो प्रधान विषय करता है। उसी प्रकार सुरेश पाठ पढ़ेगा, इसलिए रमा होता तो रमा पाठ पढ़ेगी, यानी जो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है, ये कर्तवाच्य की पहचान है। इसके अब ये भी वाक्य हो सकता है, रमेश ने पाठ पढ़ा। तीनों काल में इसकी क्रियाएं हो सकती है। वर्तमान में जाता जाती पढ़ेगा, ये देखो भविष्य काल भी हो सकता है, और ये भूतकाल में भी। अब ये ने आ रहा है तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि ये कर्तवाच्य ही है, और पढ़ने की क्रिया जो हुई है वो कर्ता के अकॉर्डिंग हुई है। जो लिंग और वचन पढ़ा, पढ़ी नहीं आया है, पढ़ा, तो इसके लिंग और वचन जो आए हैं वो रमेश के अकॉर्डिंग आए हैं। और यहाँ होता उन्होंने पाठ पढ़ा, उन्होंने, या वे सब घूमने गए, वे सब घूमने गया नहीं आया, गए आए। गए क्यों आया? क्योंकि कर्ता हमारा वे, ये कर्तवाच्य है। यहाँ पर भी ये भी आ सकता है, जैसे वे सब घूमने गए, वे सब करता है, गए आए, यहाँ पे ये नहीं आया कि गई। तो ये जो इसकी जो क्रिया का जो लिंग वचन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा कर्ता के अनुसार। और वे सब घूमने गए, तो इसमें घूमने की अकर्मक क्रिया आगे देखो, घूमने गए, लेकिन यहाँ पर प्रधान विषय करता है तो ने का प्रयोग होता है या कोई प्रयोग नहीं होगी, लेकिन आपके पहचानने का एक साधन और है, उसका प्रधान विषय कर्ता होगा, और जो क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। तो ये पहला था कर्तवाच्य। इसके बाद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है,
यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो तो कर्तवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो होता है वह कर्मवाच्य हो, जिस वाक्य में मुख्य विषय भाव हो या जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वह भाववाच्य। अब इसमें भी देखो, जो क्रिया है, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जब हमने इससे पहले जो कर्ता पढ़ा था तो उसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार था, मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे अब इसमें सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, के द्वारा प्रयोग होता है। राजेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, न कि अकर्मक। पत्र इसमें क्या है? कर्म है। तो राजेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, पहली बात इसमें सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, ये पत्र आ रहा है, ये कर्म है, और इसमें के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, यानी राजेश के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, राजेश पत्र पढ़ रहा है, पढ़ा राजेश द्वारा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या पढ़ा जा रहा है? आंसर क्या आया? पत्र। यानी क्रिया का मुख्य विषय यहाँ पर कर्म है और राजेश नहीं। ये गौण हो गया, ये छिप गया, नजर आ रहा है, फिर भी काम ये कर रहा है, लेकिन मेन इसका जो क्रिया का जो प्रधान विषय है उसका जो मेनली जो दिखाना चाहता है वो पत्र के ऊपर आ रहा है। तो वाक्य में जहाँ क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहां कर्मवाची होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता गौण होता है। इसमें आप और भी वाक्य बना सकते हो, जैसे इसी को चेंज कर सकते हो आप। हर एक वाक्य दूसरे में परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे सीता घर जाती है, ये सीता घर जाती है, तो कहाँ जाती है वो आ रहा है। जैसे इसमें एक है सुरेश पाठ पढ़ेगा, सुरेश पाठ कर्म है, तो जो कर्म होगा जिसमें वो ही चेंज होगा, कर्मवाच्य भी कर्म होना आवश्यक है। तो सुरेश पाठ पढ़ेगा ये कर्तवाच्य है। अब इसको चेंज करो कर्मवाच्य के द्वारा लगाकर, सुरेश के द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा, यानी काल चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ होता सुरेश ने पाठ पढ़ा तो आप लिखते सुरेश के द्वारा पाठ पढ़ा गया, समझ गए? के द्वारा आएगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग। अब अपना है भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और लिंग वचन भाव के अनुसार होते हैं, न तो कर्ता के अनुसार है लिंग वचन, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं। ये जो है लिंग वचन जो होंगे क्रिया के वो भाव के अनुकूल होंगे। कैसे होंगे? देखो एक उदाहरण देखो, रानी से कपड़े नहीं जाते हैं, रानी से कपड़े धोए नहीं जाते हैं। अब इसमें न तो रानी कर्ता मेन है, ना ही कपड़े कर्म है, न तो कपड़े मेन है न कर्ता मेन है, यानी ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इसकी मैंने आपको पहले बताया था कि भाववाच्य में भाव क्या है मन का, कि उससे काम नहीं हो रहा, वो मेन बात है, या उससे काम हो रहा है। रानी से, इसमें से शब्द भी आएगा, रानी से कपड़े धोए नहीं जाते हैं, या अगर वाक्य अगर पॉजिटिव में हो, रानी कपड़े धोती है, मान लो ये है, इसको अगर भाववाच्य में चेंज करना है। लेकिन आप इसके अंदर ये देखो कि पहली बात तो ये कि कपड़े धोए नहीं जाते हैं, ये शब्द आ रहा है। अब मुझसे यह कार्य नहीं होता, पहला ये जो इसका ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण को हम ऊपर समझ जाते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, एक बार आप इसको देख लो। अब इसको या भाववाची का जो उदाहरण है वो ऊपर देखते हैं, नीचे आपको सही नजर नहीं आएगा। अब उदाहरण क्या है वो देखो। अब निकिता नहीं खेलती है, निकिता से खेला नहीं जाता है, या निकिता से खेला नहीं जाता। अब ये जो मैंने बताया ये भाववाची नहीं है, ये तो कर्तवाची है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है भाववाची में, कैसे समझाने के लिए।
निकिता नहीं खेलती है। ये सिंपल वाक्य है क्योंकि निकिता के अकॉर्डिंग क्रिया की लिंग और वचन बने हैं। कौन नहीं खेलती है? निकिता। ये सकर्मक अकर्मक दोनों में होता है। अब इसमें कोई भाव नहीं है। निकिता नहीं खेलती है, सिंपल सेंटेंस। अगर जहाँ सिंपल बिल्कुल वाक्य है, साधारण वाक्य है, के द्वारा का प्रयोग भी नहीं हो रहा है, उसमें वो कर सकती है कि नहीं कर सकती ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा है, तो वो सिंपल वाक्य भी कर्तवाच्य में जाएगा। अगर निकिता नहीं खेलती है तो कौन नहीं खेलती है? निकिता नहीं खेलती, भाई सिंपल वाक्य है तो ये कर्तवाच्य विधि, इसमें क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। निकिता नहीं खेलती है, सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू कर्तवाच्य। ये भी ध्यान रखना। निकिता से खेला नहीं जाता, पहली बात से आ रहा है, खेला नहीं जाता है, तो ये उसकी समर्थता बता रहा है, असमर्थता बता रहा है, असमर्थता कि वो ये काम कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकती, तो ये उसका भाव हो गया। वो न तो इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्म तो होता ही नहीं है, भाववाच्य में कर्म तो होता ही नहीं, अकर्मक क्रिया होती है बिना कर्म की, तो इसमें जो कर्ता है वो नजर जरूर आ रहा है लेकिन वो गौण हो गया नहीं, क्योंकि इसमें निकिता की असमर्थता बता रहे हैं, निकिता से खेला नहीं जाता। तो ये आप समझे, जहाँ भाव प्रधान होगा वो भाववाच्य होगा। एक उदाहरण और देखो, खरगोश से तेज दौड़ा जाता है। अभी तक मैं भी ये समझ रही थी कि भाववाची हमेशा अकर्मक क्रिया नेगेटिव सेंटेंस ही बनते हैं, जैसे खरगोश से तेज दौड़ा नहीं जाता है, लेकिन बाद में मुझे पढ़ने में पता चला कि ये सकर्मक अकर्मक तो होती है क्रिया भाववाची, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंटेंस इसके बन सकते हैं। खरगोश से तेज दौड़ा नहीं जाता, इसमें खरगोश कोई मुख्य विषय नहीं है, क्रिया का जो प्रधान विषय है वो ये है कि खरगोश से तेज दौड़ा जाता, उसकी कैपेसिटी बता रही है। तो जहां भाव आ गया, उसकी समर्थता या असमर्थता, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो जहां भाव आ जाए, और इसमें से का प्रयोग अवश्य होगा, ये आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगी वाच्य परिवर्तन, कैसे कर्तवाच्य कर्मवाच्य में चेंज होता है, कैसे कर्मवाच्य भाववाच्य में चेंज होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, हर एक शब्द प्रत्यय से नहीं बनता, उपसर्ग से नहीं बनता, संधि से नहीं बनता या समास से। उसी प्रकार हर एक कर्तवाच्य कर्मवाच्य में चेंज नहीं होगा, जहां कर्म होगा कर्ता में वही कर्मवाच्य में चेंज होगा। लेकिन आपको पता है कि कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। अगर वो अकर्मक हुआ तो हम उसको भाववाच्य में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में नहीं। अब आप देखिए आगे, तो बेटा देखो वाच्य परिवर्तन। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कर्तवाच्य उसी कंडीशन में चेंज होगा। कर्मवाच्य में कब चेंज होगा कर्तवाच्य? जब उसमें क्या होगा कर्म। ये देखो पेड़ कर्म है, ये कर्म अगर है यानी ऑब्जेक्ट अगर है तो ही वो सेंटेंस कर्मवाच्य में चेंज होगा कर्तवाच्य का। और कर्तवाच्य का सेंटेंस भाववाच्य में कब चेंज होगा? जब उसमें कर्म नहीं है। यानी ये जो सेंटेंस है इनको हम भाववाच्य में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म, और ये जो सेंटेंस है इनको हम कर्मवाच्य में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मवाच्य चेंज तभी होगा जब उसमें कर्म होगा। और भाववाच्य मैंने आपको बताया कि क्रिया अकर्मक होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक होती है, भाववाच्य में अकर्मक होती है। तो हर एक कर्तवाच्य का वाक्य अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में चेंज होगा, और अकर्मक है तो वो भाववाच्य में चेंज होगा। सिंपल, माली पेड़ लगाता है, यानी इसकी लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग है, तो ये कर्तवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में चेंज करो, मैंने आपको बताया था के द्वारा लगाना है। सिंपल, माली के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, ये के द्वारा आ गया, ठीक है। सिंपल, रोहन शिकार करता है, रोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। ये अब जो जिसमें है काल चेंज नहीं हुआ, काल वही रहेगा। पिताजी रामायण पढ़ेंगे, पिताजी के द्वारा रामायण पढ़ी जाएगी। नकुल ने चित्र बनाया, नकुल के द्वारा चित्र बनाया गया। ये इसमें चेंज क्यों हुए? क्योंकि इसमें कर्म था,
ऑब्जेक्ट था, तभी वो कर्म सकर्मक क्रिया होगी तो ही ये सकर्मक क्रिया है। क्या लगाता है? पेड़ लगाता है। क्या करता है? शिकार करता है। क्या पढ़ेंगे? रामायण पढ़ेंगे। क्या बनाया? चित्र बनाया। तो जब कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य में चेंज होगा। कर्मवाच्य में चेंज करने के सिंपल मैंने आपको बताया है के द्वारा का प्रयोग करें। और उसके बाद पेड़ लगाए जाते हैं। अब माली के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, इसका लिंग और वचन माली के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। पेड़ लगाए जाते हैं, यानी यहाँ बहुत सारे पेड़ों के बारे में बात की गई है, माली तो एक है, लेकिन पेड़ लगाए जाते हैं ये बहुवचन के रूप में एक वाक्य आ गया। जब भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो है के ऊपर अनुस्वार जरूर लगाए। अगर आपका एक वचन में वाक्य है तो है के ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। अब देखो, कर्तवाच्य को हम भाववाच्य में चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें समर्थता और असमर्थता बतानी, ये सभी अकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ेंगे? कोई आंसर नहीं मिला। नहीं दौड़ता है, दौड़ता है। क्या नहीं दौड़ता है? ये तो खरगोश तो एक करता है, कर्म है ही इसमें। क्या नहाया? ये कौन का आंसर है? क्या का आंसर है? अकर्मक है। जो अकर्मक क्रिया है वही भाववाच्य में चेंज होगी और जो सकर्मक क्रिया है वही कर्मवाच्य में चेंज होगी। क्या वे पढ़ेंगे? अब इनकी समर्थता और असमर्थता बताओ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, यानी नहीं आए तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसको जब हम भाववाच्य में चेंज करेंगे तो नेगेटिव के अंदर ही जाएगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य ही बनेगा। अगर ये सकारात्मक वाक्य है तो भाववाच्य में चेंज करेंगे ना तो काल चेंज होगा, और अगर वो सकारात्मक है तो इधर भी सकारात्मक वाक्य ही बनेगा। इधर नकारात्मक है, ये नहीं आया है तो उधर चेंज करें तभी नहीं लगेगा। और इसका काल जैसे ये भविष्य काल में है तो इधर भी भविष्य काल लगेगा। क्या वे पढ़ेंगे? क्या उनसे पढ़ा जाएगा? ये देखो कैपेसिटी बता दी और से का प्रयोग होता है। क्या उनसे पढ़ा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या वे पढ़ेंगे? क्या उनसे पढ़ा जाएगा? यानी पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव में बना है, अकर्मक है तो अकर्मक ही रहा है, लेकिन इसमें क्या समर्थता आ गई। समर्थ मतलब समझते हो, समर्थता और असमर्थता, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, मन का भाव बताना है। इसमें उनसे यानी कर्ता जो है वो सब्जेक्ट को मायने रखता है, उसमें भाव की प्रधानता होती है। खरगोश तेज नहीं दौड़ता है तो इसमें आ जाएगा, देखो, खरगोश से तेज नहीं दौड़ा जाता है। ये देखो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आया है, काल भी चेंज नहीं हुआ है। कमल नहाया तो कमल से नहाया गया, क्योंकि नहाया भूतकाल में क्रिया, यानी कि कमल से नहाया जाता है। कमल नहाया, कमल से नहाया गया, भूतकाल में क्रिया आएगी तो ये होता है अपना वाच्य परिवर्तन। इसके बाद बारी आती है गृह कार्य की। आज मैं आपको वाच्य का गृह कार्य नहीं, हमारे पहले क्रिया के जो प्रश्न छूटे हुए हैं वो गृह कार्य बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद ये सारे मैंने चेंज किए उसको देखें। अब आती है बेटा आपके गृह कार्य की बारी। आपको प्रश्न 2 करना है, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके एक दो उदाहरण लिखना, जैसे पढ़, लिख, जा, आ, जो संस्कृत में आप धातु रूप होते हैं जिसको आप लकार में चेंज करते हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, ऐसे। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद सकर्मक व अकर्मक क्रिया को उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। कई बार आप क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है, आप घबराए नहीं, इसको मैं इजी वे में भी दे सकती थी कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आपको फटाफट आ जाएगा। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद सकर्मक व अकर्मक क्रिया को उदाहरण द्वारा परिभाषित करना है। क्वेश्चन वही है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आपको उदाहरण देकर समझाना है। इसके बाद रचना के आधार पर क्रिया के भेदों का वर्णन कीजिए। रचना के भेद जो 6 बताए, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, उनको उदाहरण देकर उनकी परिभाषाएं लिखनी है। जैसे मैंने आपको बोर्ड में डिटेल में समझाई थी वैसे परिभाषा लिखो और 2-2 उदाहरण सबके लिखो और उनका ये वर्णन हो जाएगा। तो ये आपका गृह कार्य है। वाच्य से संबंधित गृह कार्य मैं आपको अगले भाग में दूंगी, इस बार कार्य ज्यादा हो जाएगा नहीं।